केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी। माहौल बहुत जबरदस्त बना हुआ है। इधर वाले सब दिखा रहे हैं कि वॉकिंग ऑन द केक है, सब मस्त है। मोदी जी भी कह रहे हैं हम बहुमत लेकर आए, यानी एनडीए बहुमत लेकर के आया है, उछल हो रहे हैं उधर वाले। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये स्थिति वॉकिंग ऑन द केक जैसी है? क्या ये इतना इजी है जितना मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी प्रज्ञा, आपके पास भी देखेंगे तो अभी विजुअल आ गए हैं एनडीए की मीटिंग के। मैं अभी टीवी पे विजुअल देख रहा था। उस मीटिंग के जो विजुअल हैं उनमें अगर लोगों का चेहरा हम देखते हैं तो एक जो भाव है कहीं ना कहीं डर का, उत्सुकता का, वो भाव दिखाई दे रहा है। और मोदी जी उसमें जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बराबर में चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, उनके बराबर में नीतीश कुमार बैठे हैं, और नीतीश कुमार के बराबर में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब बैठे हुए हैं, और वो बैठे हुए हैं अमित शाह जी पीछे कोने में। तो आप देखिए, एक बदलाव तो यही दिख गया आपको। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की कोई मीटिंग नहीं हुई। आपके संसदीय दल के कार्यकर्ता या जितने सांसद चुन के आए उनकी मीटिंग नहीं हुई, और आपने एनडीए के अपने सहयोगी दलों को बुला लिया। वो आ तो गए हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या आप, प्रज्ञा जी यहाँ बैठी हुई है, किस हैसियत में बैठी है? आप अपने चैनल की मालिक हैं, आप अपने घर से बात करके आई हैं या खाली ऐसे ही बैठ गई हैं? तो मुझे जवाब देंगी ना। तो एनडीए के जो लोगों को आपने बुलाया है उनसे आप क्या चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं उनको? वो तो है ही आपके साथ। तो आप बताइए कि भैया 240 लोग मेरे तैयार हैं, और आप लोग अपने अपने दलों की जो चिट्ठी है मुझे दीजिए समर्थन की, और मैं राष्ट्रपति को देने जा रहा हूं। तो अभी तक तो घर वालों ने ही नहीं आपको नेता बनाया, तो घर वाले आपको नेता बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अभी तो ये बात भी तो है ना। एनडीए की मीटिंग तो आपने कर ली, लेकिन भाजपा के संसदीय दल की मीटिंग होगी, उसमें आपको नेता चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा? सारे लोग आपको नेता चुनने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? वो तमाशा भी तो हमें देखना है ना। जिनको आपने कहा था कि हमें जरूरत नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो क्या वास्तव में आपको उनकी जरूरत नहीं है? या कहीं ऐसा तो नहीं आपको जरूरत आन पड़ी हो और वो आपकी जरूरत में आपके पीछे खड़े हैं क्या? और क्या वो पर्दे के पीछे अभी कुछ कर रहे हैं क्या? जैसे आपने उनका निरादर किया है लगातार, तो क्या वो उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और क्या आरएसएस का कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी में बचा हुआ है क्या? तो हो सकता है आरएसएस भी अपना अस्तित्व तलाश रहा हो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की मानसिकता के, आरएसएस से आए हुए लोग मुझे लगता है काफी मात्रा में है। तो वो क्या आरएसएस की किसी बात को मानते हैं क्या? वो मोदी को नेता मानते हैं क्या? जो नई परिस्थितियां बनी हैं उनसे वो इत्तेफाक रखते हैं क्या? तो ये तमाम सवालों के जवाब आने बाकी हैं। जी सर, आरएसएस क्या ऐसा भी कर सकती है क्या जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ करती है? मतलब पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसका कोई आइडिया नहीं होता। क्या प्रधानमंत्री पद के साथ भी आरएसएस ऐसा कुछ कर सकती है? क्योंकि सर मौका तो सबको मिलना चाहिए। देखिए, आरएसएस इस तरह से नहीं करती जिसे पिछले दिनों में आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री बदले गए, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बदले गए। आरएसएस ये देखती है कि इसकी कैपेसिटी पार्टी में क्या है और क्या आरएसएस के साथ इनका तालमेल है कि नहीं है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी मोदी जी की जो 1.5 लाख मार्जिन से हारे हैं बनारस में, और दूसरी की इनका तालमेल आरएसएस से वैसे ही खराब है। जेपी नड्डा पहले ही कह चुके हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है आरएसएस की। तो ये तो दोनों गड़बड़ है सर। तो इसीलिए आरएसएस अपना प्रतिनिधित्व दिखाएगा ना मीटिंग में। और आरएसएस की मानसिकता के, आरएसएस के जो प्रभावित लोग हैं वो आवाज उठाएंगे ना संसदीय दल की मीटिंग में, और वो कहेंगे कि मोदी जी आपको हमारा सहयोग नहीं है। अगर उनके कंधे पे आरएसएस का हाथ होगा तो वो इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर उनके पीछे आरएसएस नहीं खड़ा होगा तो शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। फिर आरएसएस का हाथ होगा तो वो हिम्मत जुटा के खड़े होके मोदी जी का विरोध मीटिंग में कर देंगे। और जब एक व्यक्ति विरोध करेगा फिर दूसरा भी विरोध कर देगा, तो विरोधी सुर कई सारे निकल आएंगे।
अगर विरोधी सुर अधिक मात्रा में निकल आए, 240 में से 50 लोगों के 60 लोगों के विरोधी सुर निकल आए, तो जब 60 के निकल सकते हैं तो 100 के भी निकल सकते हैं। तो उन तो सवाल परिस्थितियों ही में तो मोदी यही जी है क्या कि करेंगे? मलिक सर, कि आरएसएस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, या इनके खुद के बीजेपी के लोग जो सताए हुए हैं वो घंटी बांधेंगे, या फिर इनके घटक दल घंटी घंटी बांधेगा? कौन घंटी बांधेगा? क्योंकि विरोध तो देखिए इनका हर प्रज्ञा तरफ जी, है। देखिए प्रज्ञा जी, आरएसएस ने, संघ ने तो इनके गले में घंटी बांध दी है। हम्म। आरएसएस का सहयोग नहीं था तभी तो ये इस हालात में पहुंचे कि आज जो है वोटों की और समर्थन की भीख मांग रहे हैं। अगर आरएसएस और संघ इनके साथ होता तो इनकी ये परिस्थिति नहीं होती, ये तो समर्थन के बहुमत के ऊपर होते। आप ये देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में योगी का सहयोग इनको मिला होता तो इनका पूर्ण बहुमत होता। अगर 30 सीट उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ है और 30 सीट आप जोड़ दें तो ये तो ऊपर चले जाते हैं बहुमत में, बहुमत के लगभग भारतीय जनता पार्टी अकेले पहुंच जाती है। तो ये परिस्थिति में लाने के लिए संघ तो इनके गले में घंटी बांध चुका है। अब बाकी लोगों को देखना है कि जो जहां ये आज खड़े हैं यहां भी खड़े रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अब संघ को और संघ के समर्थकों को ये तय करना है वो कितने लेवल पे अग्रसर होते हैं, कितने लेवल पे अग्रेसिव होकर आगे बढ़ते हैं, कितने आगे तक जाते हैं, ये देखना बाकी है और इसके लिए कोई बहुत समय नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो उसको गलत परिप्रेक्ष्य में शायद वो प्रेम जी भी ले गए और बाद में भाव भी ले गए कि वो थर्ड फ्रंट कोई अलग से एक मोर्चा नहीं बन रहा है, वो एक ग्रुप बनाया गया है। वो एक जैसे ग्रुप होता है कि आपको हर बार कांग्रेस की सहमति लेने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छा। अपने जो 5-6 लोग हैं तय कर लीजिए, हम लोग आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लड़ाई लड़नी है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर कल को कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें अचानक सरकार बनने का ऑफर मिल जाता है, हम अचानक सरकार बनने की मैं स्थिति में आ चाहूंगी जाते अपनी हैं। इस वाली बात को, जो आपने एक बात कही थी कि एक ग्रुप बन सकता है इसके अलावा सरकार बनाने के लिए, कि नरेंद्र मोदी और शाह की बीजेपी को हटाने के लिए, तो क्या मैं उस बात को एक बार दोबारा से समझना चाहूंगी विस्तार से, किस तरह के थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी? देखिए, आप ये सोचिए, अगर कल को ये स्थिति आ जाती है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है और मोदी ठीक है, की सरकार नहीं बन रही है, तो इसके कितने उन चांसेस हैं? परिस्थितियों एक में मिनट सर, एक एक धागा खोलते हुए चलते हैं, इसके कितने चांसेस हैं अभी आज के हालात देखते हुए? देखिए, इनके चांस मैंने आपको पहले बताया था 99% इसलिए हैं क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैं मान आप के सर चलता हूं कि बताइए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो तत्कालिक हालात हैं, जैसे एनडीए की मीटिंग अभी मोदी जी के यहाँ चल रही है, जिस तरह से अभी संसदीय दल के नेताओं की तरफ से मोदी जी का कोई विरोध नहीं हुआ है, तो हमें तो मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कल को 4 दिन के बाद या आज अभी तुरंत या 1 महीने के बाद अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो हमारे में आपस में विवाद ना हो सहयोगी दलों में, इसलिए हमें उसकी तैयारी करते हुए एक व्यक्ति का नाम सोचकर रख लेना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि महागठबंधन में आपने संयोजक नीतीश कुमार जी बनेंगे, शरद पवार बनेंगे, ममता जी बनेंगी, इसी पर लड़ाइयां चलती रही थी और काफी टाइम निकल गया था और नुकसान हो गया था। तो वो परिस्थिति दोबारा ना बने, इस चीज को सोचते हुए महागठबंधन ने और खासकर कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हमारा समर्थन आपको है, आप लोग डिसीजन करके एक ऐसा नाम तैयार रखिए अपने दिमाग में, उसको बाहर लीक मत करिए, ताकि हम तुरंत राष्ट्रपति को चिट्ठी दे सकें कि ये हमारे संसदीय दल के नेता हैं और हम सरकार बनाना चाहते हैं, ताकि टाइम बच सके। इसलिए इसलिए ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि गुना भाग चल रही है, एक प्रक्रिया महागठबंधन की तरफ से चल रही है, तो ये उसकी एक तैयारी है और उसकी तैयारी में तमाम जो मोदी विरोधी हैं, तमाम जो लोग चाहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग भी हों, जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं, वो भी महागठबंधन की ताकतों के पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीजें इतनी जल्दी पर्दे से बाहर नहीं आएंगी। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर आप देखेंगे, कल का दिन है, आज का दिन चला गया है, वो ताकतें भी अपना काम कर रही हैं पर्दे के पीछे। अब हर चीज वो पत्रकारों को बताएंगे, हर चीज माइक पे आके बताएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस बहुत ज्यादा एक्टिव है, आरएसएस हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी हुई है।
शिवराज चौहान हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे, गडकरी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, बाबा लखनऊ में सो नहीं रहे हैं अभी। ये सब लोग लगे हुए हैं अपने काम पे, अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि महागठबंधन के लोग भी तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी खेमा है और संघ भी इसकी तैयारी करते हुए अपने काम पे लगा हुआ है। और उसका कहीं ना कहीं अंदाजा मोदी और अमित शाह को है। उसी की काट करने के लिए एनडीए के लोगों को इन्होंने बुलाया है। और जो अपने जिन जिन लोगों को टिकट दिया गया है उनके सभी के संपर्क में अमित शाह लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को अमित शाह ने टिकट दिया है, या अमित शाह ने उनको अगर किसी को रिपीट किया तो उनको रिपीट भी अमित शाह ने किया है। तमाम पार्टी का विरोध झेलते हुए, तमाम आरएसएस का विरोध झेलते हुए, कई सारे ऐसे आपको नाम याद होंगे कि जिस तरह से तमाम विरोध होने के बावजूद भी उन्हीं लोगों को रिपीट किया तीसरी बार भी, और कई लोग जीत के भी आ गए। तो वो लोग मोदी के पक्ष में खड़े रहेंगे, इस गारंटी के साथ उनसे संपर्क किया जा रहा है। और ऐसे लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है जो मोदी के सपोर्ट में भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो देखना यह है कि जो संसदीय दल की भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होगी उसमें पहला विरोधी सुर किस ओर से उठेगा, कौन उठाएगा, कितना उठेगा, इस पर नजर बनाने की जरूरत है। जी। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि नैतिकता के हिसाब से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनादेश तो मिला नहीं है, उनसे ज्यादा जनादेश तो उनको मिला है जो महापुरुष या फिर महामानव परमात्मा के दूत नहीं है। तो आपको क्या लगता है नैतिकता के आधार पर क्या नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद की जा सकती है कि जिस दिन शपथ हो वो कह दें कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं जो है अब ध्यान करूंगा, किसी और को मौका देना चाहिए? बहुत नेता है। देखिए प्रज्ञा जी, नैतिकता, सुचिता, ये सब जो शब्द हैं ये राजनीति में चलते नहीं हैं, हालांकि कहे बहुत जाते हैं। और खासकर मोदी और अमित शाह के लिए इन शब्दों का कोई मतलब नहीं सर। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि पहले कई नेताओं ने इस तरीके से नैतिकता रखते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से जो है पद छोड़ा है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं और आज भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो पद को छोड़ देते हैं या हटा दिए जाते हैं और वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के जमाने में बहुत पुराने जाने की बात नहीं है, रेल मंत्री थे पवन बंसल, उनके ऊपर आरोप लगा था, तत्काल उनको बाहर कर दिया गया था, वो चले गए। तो ऐसा नहीं है, पार्टियां भी एक्शन लेती हैं और जो मंत्री हों चाहे उनके तमाम कोई भी नेता हो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी से नैतिकता की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती कि जो आप बात कह रहे हैं कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, वो जब नतीजे कल आए थे उसी दौरान वो नैतिकता के आधार पर राष्ट्रपति को इस्तीफा देते और वो ये कहते कि पार्टी जिसको चाहे उसको जिम्मेदारी तय करे, उसको प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करे। मेरे नाम पे ये जनादेश आया है तो जनादेश लाने में मैं कामयाब नहीं हुआ हूं, इसलिए मैं पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये स्वीकार करता हूं कि मेरी वजह से पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं त्यागपत्र देता हूं। और वो त्यागपत्र देते और कुछ दिन के बाद देखिए, जब आप इतने बड़े पद पर रह लिए और आपने इस तरह की सरकार चला ली है तो आप विपक्ष में या सरकार में भी एक कोने में बैठ के नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि आपका अस्तित्व इतना बड़ा है। तो उसके कुछ दिन बाद ही आप लोकसभा से भी इस्तीफा दे देते और आपने कहा कि मैंने 10 साल पार्टी की सेवा की है और पार्टी को एक मुकाम पे पहुंचाया है, तो इज्जत के साथ आप इस्तीफा दे देते। लेकिन इनसे इस तरह की उम्मीद करना ये बेईमानी है। ये अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी प्रयास चल रहे हैं, कल रात से प्रयास चल रहे हैं, कल भी प्रयास चलेंगे। तो वो वाली बात तो बेईमानी है, नैतिकता और सुचिता की बात इनसे करना, तो उसको तो आप भूल जाइए, आप कुछ और बात करिए। तो मोदी जी की विदाई तय है, ये बात आपने कही थी। और एक बात और कही थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अगर एनडीए सरकार बना भी लेती है तो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। देखिए, एनडीए की सरकार का मतलब है अगर मोदी सरकार बनती है तो उसके चलने के चांस बहुत कम इसलिए होंगे कि कुछ लोग हो सकता है दबाव में आके या इनके एनडीए में, क्योंकि अब जो एनडीए है और जो पुराना एनडीए उसमें फर्क है।
अभी तक तो आपने एनडीए को जो दे दिया उन्होंने ले लिया और चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि आप पूर्ण बहुमत में थे और किसी के आने जाने से आपको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। आपने देखा जिस प्रकार से पासवान की पार्टी को आपने तोड़ा, जिस प्रकार से शिवसेना आपको छोड़ के चली गई, जिस प्रकार से शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन के विरोध में आपको छोड़ के चले गए, तो आपको कोई खास फर्क पड़ा नहीं। अब परिस्थितियां भिन्न हैं। अब जो आपके साथ एनडीए में लोग रहेंगे वो सब कुछ ना कुछ सबको चाहिए, वो मंत्री पद चाहिए, किसी को दूसरी जिम्मेदारियां चाहिए। और जब वो हाँ, जब वो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो तब वो आपको आंखें दिखाना शुरू करेंगे। और आपको तो आंखें देखने की आदत है नहीं, आपको तो आंखें दिखाने की आदत है। तो ऐसे में टकराहट होगी और उस टकराहट में जो कुर्सी में तीसरे पाए में जो टूटा हुआ पाया है, जो टेक लगी हुई है, उसमें लात लगेगी और वो कुर्सी गिर जाएगी और आप धराशायी हो जाएंगे। तो वो परिस्थितियां भी होंगी अगर ये सरकार बनती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर सरकार बनती है इस तरह की तो उसका जीवन बहुत लंबा नहीं होगा और वो बहुत जल्दी मृत्युशैया पे पहुंच जाएगी। ये मैंने इसलिए कहा। चांसेस हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देखिए प्रज्ञा जी, के अनुसार, आज की परिस्थिति अनुसार? प्रज्ञा जी देखिए, मुझे ये लगता है कि मोदी जी के चांस बहुत कम मुझे इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय दल की मीटिंग होगी उसमें मोदी जी के खिलाफ विरोध के स्वर उठेंगे और वहीं से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का सपना टूटेगा और दोबारा प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है जी। तो अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर आरएसएस क्या नितिन गडकरी को आगे करेगी, या फिर आप, क्योंकि आपको काफी अंदर की बातें पता होती हैं और आरएसएस में जो आपकी स्पेशलिटी है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मैं थोड़ा अंदर की बात जानना चाहती हूँ कि किसका नाम आगे आ सकता है। और मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा है, उस पर भी आऊंगी। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें नितिन गडकरी का नाम आगे आ सकता है। मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं कि नितिन गडकरी का नाम आगे आने से शिवसेना को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और एक सॉफ्ट कहीं ना कहीं जो टारगेट होगा, सॉफ्ट नेस रहेगी, वो शरद पवार की तरफ से भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उनके पुराने संबंध कई सारी पार्टियों में अच्छे हैं और उनके नाम पे लोग आ सकते हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर पीएम पद का दिया जाता है तो एनडीए के तमाम पुराने एलाइज और नए एलाइज भी उसमें कुछ जुड़ सकते हैं अगर गडकरी को आगे किया जा सकता है। तो गडकरी के अलावा और भी कई चेहरे हैं, शिवराज चौहान को भी आप आगे कर सकते हैं, वो भी कैपेबल हैं, पुराने नेता हैं। इसके अलावा आप राजनाथ को भी आगे कर सकते हैं, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि राजनाथ जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा कुछ करने की। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिनको अगर पार्टी या आरएसएस आगे करती है उनके नाम पे सहमति ना बने। गडकरी का नाम मुफीद इसलिए है कि वो केंद्र की राजनीति में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कई बार अगर दूसरे दल के लोग भी हैं वो भी उनमें किसी को आपत्ति नजर नहीं आती है, उनके सबके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। तो वो एक मुफीद चेहरा मुझे लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उनको सपोर्ट भी लोग दे सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा खतरा लोगों को नजर आता है कि जो तलवारें लोगों के ऊपर लटकी हुई है एजेंसी की, सबसे पहले तलवार हटना जरूरी है। तो ये निश्चित हो जाएगा कि गडकरी से आने से कम तलवार हटेगी और जो दूसरे खतरे मंडरा रहे हैं वो खतरे नहीं होंगे, इसकी गारंटी कम से कम गडकरी के आने से हो जाएगी। लेकिन गडकरी एक ऐसे नेता है जिनको मोदी कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि गडकरी एक ऐसे नेता है जिनकी सरकार में उनके ऊपर जांच बैठ गई। नहीं देखिए, अब स्थिति ये आ गई है कि अब मोदी जी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होना है। अगर संसदीय दल की मीटिंग में ही मोदी जी को बाहर कर दिया जाता है तो फिर मोदी जी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा और मोदी जी की जान तोते में है। अगर मोदी जी जाएंगे तो अमित शाह जी ऑटोमेटिक चले जाएंगे, तो इन दोनों की विदाई होना तय है। और इनके नाम पे बाहर के एनडीए के लोग तो कम, अंदर के लोग ही सहमति नहीं देंगे, अंदर के लोग ही नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर के लोग तो सताए गए हैं जितने सताए गए हैं, अंदर के लोग भी बहुत सताए गए हैं। हमें कई लोग सूत्र भी बताते हैं और कई भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल लोग भी बताते हैं कि अंदर के लोगों की फाइलें भी इनके पास सुरक्षित हैं, उनको भी ये टाइम पर धमकाते रहते हैं। तो अब उनके लिए भी एक मौका है कि वो आरएसएस के रास्ते पे चलते हुए इनको हटाने में उस मुहिम में जुटे और आरएसएस के हाथ मजबूत करें
तो मुझे लगता है वो लोग भी आरएसएस के साथ आएंगे और इनको हटाने में सहयोगी बनेंगे। जी। तो अब नई सरकार में मोदी को किस तरह से देख रहे हैं आप? वैसे ही मनमानी करता हुआ, या फिर फलों से लदा हुआ एक पेड़ जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है? जैसे मोदी ने कहा कि अब तो हम एनडीए के साथ चलेंगे, एक साथ काम करेंगे, हालांकि उन्हें आदत नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी रहते हैं तो? वैसे चांसेस बहुत कम है, अभी आपने क्लियर किया। देखिए प्रज्ञा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो मैंने आपको कहा कि वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चलेगी, बहुत जल्दी गिर हाँ। जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आदत नहीं है सहन करने की। वो कोशिश करेंगे कि जो भी मजबूती के साथ उनका विरोध कर रहा हो उसको कैसे निपटाया जाए, उसकी पार्टी को तोड़ लिया जाए, अपने कुछ इस तरह से समर्थन जुटा लिया जाए, किसी की फाइलें मंगा के रख ली जाए, वो शाम दाम दंड भेद करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुर्सी उनकी इतनी कमजोर होगी कि वो मजबूत कर लेंगे इसको, क्योंकि बड़े नंबर का गेम है। अगर 10, 15 या 12 या 7-8 एमपीज की जरूरत होती तो वो कर सकते थे। बड़ा नंबर गेम है और वो काफी इन चीजों में कई लोगों के जो है इस तरह की नाराजगी मोल ले चुके हैं कि आराम से कोई भी उनके साथ नहीं आना चाहेगा। मुझे तो पहली बात तो ये है कि सरकार बनने में ही डाउट है। अगर बन भी गई मोदी जी की तो मुझे लंबी सरकार चलती हुई नहीं दिखाई दे रही।